आज हम क्लास 10 की विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम साथ साथ बताते चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है पोषण पाठ से। तो इसमें हम कौन सी विधि जो स्वपोषण की विधि है, तो जो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है यही स्वपोषण होता है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका प्रत्येक जोड़े में अग्रचरणों की संख्या, तो 3 जोड़ी होती है। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया समीकरण कहते हैं? तो जिसमें 6O2 भी निकले और 6H2O भी निकले तो वही उसका समीकरण हो जाएगा। 6O2 निकलना चाहिए, 6H2O निकलना चाहिए। तो ये आपका उत्तर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो O2 मुक्त होती है, O2 का स्रोत क्या होता है? तो O2 में से जल से निकलती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो वो जल से निकलती है। ये रिपीट क्वेश्चन है वही चौथे का। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये सभी आवश्यक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश उपरोक्त सभी आवश्यक हैं। प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं फोटोफास्फो। याद रखना, फोटोफास्फो। फास्फो को याद रखना, फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं। अर्धलवक स्टोवा में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अप्रकाशिक होती है, यहाँ अंधकार अभिक्रिया कहते हैं इसे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आपका मंड है। क्या है आपका? मंड। इसे स्टार्च भी बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। पात्रों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण किसमें होता है? तो भोजन का निर्माण पत्ती में होता है। पात्रों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया क्या है? तो वायु प्रदूषण को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कम किया जा सकता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो ऑक्सीजन का ये सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 की अवस्था दर्शाने के लिए प्रयोग में कौन सा क्षार प्रयुक्त किया गया? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयुक्त किया गया, ये वाला क्षार प्रयुक्त किया गया। आहार नाल में पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे क्रमानुकुंचन कहते हैं या पैरास्टाइसिस क्रिया कहते हैं। पैरास्टाइसिस। मानव में मुख गोयका का वह भाग जो श्वसन मार्ग से अलग करता है वो क्या कहलाता है? तो वो होता है तालु, क्योंकि जो ऊपर का जबड़ा होता है बीच में आप देखेंगे तो तालु होगा। यकृत स्रावित करता है, तो यकृत स्रावित करता है। यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत को हम लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। इंग्लिश में LIVER, लीवर बोलते हैं। ये पित्त रस स्रावण करता है। एक क्वेश्चन और बनता है, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ऐसा कौन सा रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं रहता? ये पित्त रस, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं रहता। मस्कुलर ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी 3 जोड़ी होती है। ग्रास नली पर लटकी हुई पत्ती के समान रचना को क्या कहते हैं? तो घाटी ढापन कहते हैं इसे, घाटी ढापन। आप मुख के अंदर देखेंगे तो ये एक मांस का टुकड़ा छोटा सा लटका हुआ दिखाई देगा, उसे घाटी ढापन कहते हैं। आहार नाल के सी के आकार की संरचना कौन सी है? सी के आकार की संरचना आपकी ग्रहणी होती है। जो ग्रहणी होगी वो आमा से इस तरीके का हुआ थैले के आकार का फिर ऐसे निकलती है। सी के आकार की संरचना यही होती है ग्रहणी। ये होती है का ग्रहणी।
गृहिणी सी के आकार की होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। क्रम परिशेष का भाग है, तो ये बड़ी आंत का भाग है। जठर रस से निकलता है, जठर रस निकलता है, तो ये निकलता है आमाशय की भित्ति से, क्योंकि आमाशय को भी जठर बोलते हैं। आमाशय को भी जठर बोलते हैं। तो जठर रस कहाँ से निकलेगा? जठर से, सीधी सीधी बात है। निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है? तो वो आपकी लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि लार में पाई जाएगी और कहाँ पाई जाएगी? मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सीधी सीधी बात यकृत होती है, जो 1400 ग्राम का होता है, 1.5 किलो का होता है। पित्तरस का निर्माण होता है, तो पित्तरस के यकृत में निर्माण होता है। आंतरी रस का निर्माण होता है, तो ये होता है सी। उत्तर इसका सही है, इसमें ये लिखा है इसका उत्तर सी सही है। यहाँ सी कर लेना, इसका उत्तर कौन सा सही है? सी सही है। लीवर कोन की दरारों में आंतरी रस का श्रावण होता है। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार ग्रंथियों में पाया जाता है। तो लार ग्रंथियों में लाइसोजाइम तो पाया ही जाएगा और टाइलिन भी पाया जाएगा, मतलब इसका डी सही होगा, दोनों पाए जाते हैं। जठर रस में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता? तो जठर रस में ट्रिप्सिन नहीं पाया जाएगा, ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता। ये अग्नाशय से निकलता है, पैंक्रियाज से निकलता है। पैंक्रियाज यानी कि इसका दूसरा नाम है अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है। जठर रस में HCl का मुख्य कार्य क्या है? तो HCl का मुख्य कार्य उपर्युक्त सभी है। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो आमाशय से चालू हो जाता है प्रोटीन का पाचन। रेनिन कहाँ स्रावित होता है? कहाँ से स्रावित होता है? तो रेनिन आपका जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, क्योंकि ये रेनिन वयस्क मनुष्यों में नहीं पाया जाता, ये बच्चों में पाया जाता है। ये दूध का पाचन करता है, इसलिए वयस्क युवा ये जवान लोगों में यह रेनिन नहीं पाया जाता है, ये बच्चों में पाया जाता है। इस बात को याद रखना सभी लोग। ये रेनिन वयस्क लोगों में नहीं पाया जाता, वयस्क मनुष्य में नहीं पाया जाता। पित्तरस की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो पित्तरस की होती है क्षारीय प्रकृति, क्योंकि जो आमाशय से नीचे जाते हैं तो क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं। ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट का। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है। स्टीएप्सिन एंजाइम वसा पर कार्य करता है। अग्नाशी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो अग्नाशी रस प्रोटीन के में तो होता ही, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट इनमें सभी में हो जाएगा इसको। तो प्रोटीन तो होता ही है, वसा का ही पाचन करता है और कार्बोहाइड्रेट का भी थोड़ा मोड़ा कर देता है, परोक्ष सभी। वही एंजाइम जो सुक्रोज एवं ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलते हैं। तो सुक्रोज से नाम है सुक्रेज, इसलिए इसका नाम सुक्रेज हो जाएगा उत्तर आंसर। रसक में वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका लैक्टिल्स द्वारा, या क्षीरवाहिनियाँ कहते हैं जिसे।